अध्याय 21। ऑपरेटर। रोहित के जाने के बाद बाकी लोगों को होश आया। अरे हाँ, रोहित ने हमें बचाया, लेकिन हमने उसे धन्यवाद तक नहीं दिया। ये बुरा है ना, दिशा ने कहा। पिंकू ने कहा, क्यों ना हम 1-2 दिन में रोहित को खाने पर ले जाएं। बारबेक्यू कैसा रहेगा? केशव ने ताना मारा और कहा, बारबेक्यू? तुम लोगों को ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं उसे एक बड़े होटल में डिनर पार्टी, गाने के लिए बार और स्पा में भी ले जाने वाला हूँ। मैं बाद में अपने पिताजी से बात करने का अवसर निकालूंगा और देखूंगा कि क्या मैं उसके लिए घर के पास एक घर खरीद सकता हूँ। मैंने सुना है कि उसका परिवार अभी भी किराए के घर में रहता है और उसकी रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संक्षेप में, मैं इस होनहार व्यक्ति से चिपकने वाला हूं और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। खासकर तुम, दिशा। मैंने सुना है कि तुम और रोहित जूनियर हाई के सहपाठी हो। ये कहने के बाद उसने दिशा को आंखें घुमाकर देखा और कहा, उसे बहकाना मत। केशव, तुम क्या कह रहे हो? दिशा का चेहरा लाल हो गया और उसने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हो? पिंकू ने हैरानी से कहा। केशव ने ताना मारा, बड़ा चढ़ाकर? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में खड़े कुछ लोगों को ठंडक महसूस हुई और वे अनजाने में केशव से कुछ कदम दूर चले गए। लड़कियां भी केशव को हैरानी से देख रही थीं। वे जानती थीं कि केशव बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा दिखावा नहीं था? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? केशव ने पूछा। जब सभी को पिछली रात की स्थिति याद आई तो उनके चेहरे पर फिर से डर का भाव आ गया। किसी अज्ञात कारण से जब इन दो विकल्पों का सामना हुआ तो वह पहले वाले को चुनने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि लड़कियों का चेहरा भी शर्मा गया जब उन्हें वे शब्द याद आए जो रोहित ने कविता को बचाने के बाद कहे थे, कुछ ऐसा कि वे खुद को उसे सौंप दें। निस्संदेह, जब उन्होंने रोहित के बारे में सोचा तो उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। केशव ने काफी गंभीरता से कहा, रोबू ने कहा था कि इस तरह की अलौकिक घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। पूरा मामला धीरे धीरे एक वैश्विक आपदा में बदल गया है। इसका मतलब यह है कि अगर हम आज अपने भूत के सामना करने से बच गए तो भविष्य में क्या होगा? हम आम लोग भूतों से निपट नहीं सकते। केवल रोबू जैसे लोग ही भूतों से निपट सकते हैं और रोहित को एक ऐसा व्यक्ति बन जाना चाहिए। हमें आभारी होना चाहिए कि हम उसे जानते हैं। भविष्य में वह ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमारी जान बचा सकता है। उसने अपनी बात यहीं खत्म कर दी और कुछ और नहीं कहा। केशव इस समय रोहित की विशिष्टता और महत्व से अच्छी तरह वाकिफ था। पिछली रात जो हुआ वह एक अतुलनीय रूप से भयानक दुष्स्वप्न था। वह अपने जीवन के बाकी समय में इसका फिर से सामना नहीं करना चाहता था। अगर वह लड़की होता तो शायद वह पहले से ही रोहित से चिपका हुआ होता। इस मामले में कविता ने अच्छा किया। ये सोचते हुए केशव ने बस स्टॉप की दिशा में देखा। आखिरकार कविता अभी अभी रोहित से घर छोड़ने की जिद करके गई थी। इस समय बस में रोहित थका हुआ था और कुर्सी पर बैठा था, खिड़की के बाहर परिचित सड़क, परिचित भीड़ और परिचित चहल पहल को देख रहा था। हालांकि यह शोरगुल भरा था, पर यह बहुत सुकून देने वाला था। कम से कम कोई भूत नहीं थे। कविता सचमुच रोहित से चिपकी हुई थी। अगर उनका रिश्ता बेहतर होता तो वह रोहित के यहाँ रुकना भी चाहती थी। हालांकि उसने अभी भी उसे घर छोड़ने की भीख मांगी। रोहित, क्या भविष्य में ऐसा फिर से होगा? कविता ने रोहित की बांह को गले लगाया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। उसे यह सवाल पूछने में बहुत समय लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन संभावनाएं हैं। यह शायद हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद हमें फिर से इसका सामना न करना पड़े। आखिरकार पृथ्वी बहुत बड़ी है। भले ही अलौकिक घटनाएं होती हैं, अगर सभी शहरों और जिलों में विभाजित किया जाए तो संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। आखिरकार वे भूकंप और बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की तरह नहीं हैं। रोहित ने अपना सिर घुमाया और उससे कहने से पहले एक नज़र डाली। बेशक ये सिर्फ उसके दिलासा देने वाले शब्द थे। जो कुछ उन्हें डर था कि होगा, वह केवल भविष्य में ही पता चल सकता था। फिर उसने अचानक देखा कि जब कविता ने अपना सिर झुकाया तो उसकी गर्दन के पीछे 2 गहरे हरे बच्चे के हाथों के निशान अभी भी वहीं थे, जैसे टैटू। अब तक वे अभी भी गायब नहीं हुए थे। वे भूत बच्चे के कारण हुए खरोंच नहीं हैं। वे बच्चे द्वारा बनाई गई एक छाप की तरह हैं। ऐसा सोचते हुए रोहित का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे नहीं पता था कि उसे चेतावनी देनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सोचकर कि कविता मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी, रोहित ने कुछ नहीं कहा। लोगों के लिए सबसे बुरी बात खुद को डराना था। ये सिर्फ एक दाग हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा। हाल ही में सावधान रहना। अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, रोहित ने फिर भी दयालुता से उससे कहा। धन्यवाद धन्यवाद, कविता ने ऊपर देखा भावुक होकर। रिंग रिंग रिंग। अचानक रोहित का एक सेल फोन बजा। कविता, जो उसके बगल में थी, इतनी डर गई कि उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह अनजाने में चीख पड़ी, आह। रोहित ने कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक सामान्य फ़ोन कॉल होना चाहिए। उसने फ़ोन के घेर में खोजा।
आखिरकार उसे पता चला कि यह एक वायरलेस इंटरकॉम फ़ोन था जो बज रहा था। ये वह सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन था जो घोस्ट राइडर रोगू ने उसे दिया था। कोई इस फ़ोन से इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता था और केवल इससे कॉल कर सकता था। यह एक ईंट की तरह भारी भी था। वह सचमुच नहीं जानता था कि घोस्ट राइडर्स को ऐसे फ़ोन क्यों दिए जाएंगे। एक पल के लिए सोचकर रोहित ने कॉल उठाया। नमस्ते रोघू, स्थिति की रिपोर्ट करो। फ़ोन के दूसरी ओर से एक महिला ऑपरेटर की आवाज़ आई। रोहित ने कहा, रोघू मर चुका है। मर गया? वह कैसे मरा? रोहित ने कहा, उसने जन्म दिया। जन्म दिया? लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति स्पष्ट रूप से चकित था। हाँ, उसने जन्म दिया। यह एक सिजेरियन ऑपरेशन था। ऑपरेशन के लिए समय नहीं था। बच्चा शायद और इंतज़ार नहीं कर सका, इसलिए उसने उसका पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। बच्चा बहुत आज्ञाकारी नहीं था, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बच्चे का जन्म नहीं करवाया था। जब वह पैदा हुआ तो उसने मेरा पीछा किया और मुझे काटा, लगभग मुझे खा ही लिया, रोहित ने कहा। लाइन के दूसरी ओर की ऑपरेटर पूनम गुस्से से अपना आपा खोने वाली थी। उसने कहा, बकवास है। तुम कौन हो? रोघू का सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? क्या तुम्हें पता है कि तुम वर्तमान में एक विशेष मामले में शामिल हो? मैं रोघू की व्यक्तिगत ऑपरेटर पूनम हूँ। मुझे यह अनुरोध करने का अधिकार है कि तुम रोघू की स्थिति की सच्चाई से रिपोर्ट करो। रोहित ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि रोघू मर चुका है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो क्या तुम किसी को जांच करने के लिए नहीं भेज सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चाहती हो कि मैं जोर से कहूं कि रोघू एक दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन के कारण मर गया, जिससे बस में हर कोई जान जाए और इस तरह घबराहट फैल जाए, है ना? क्या तुमने प्राथमिक विद्यालय में कोई समझदारी सीखी भी है? क्या तुम सार निकालना जानती हो? तुम्हारी समझ की क्षमता मुझे संदेह में डालती है कि क्या तुम एक योग्य ऑपरेटर हो। मैं अभी तुमसे बात करने से इनकार करता हूँ। किसी अनुभवी व्यक्ति को कॉल का जवाब देने दो। इस समय अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट राइडर संगठन के एशियाई प्रभाग के संबंधित विभाग में यूनिफॉर्म वाली ऑपरेटर पूनम गुस्से से दांत पीस रही थी। उसके हाथ में तेज 2B पेंसिल बगल के कागज पर चीर रही थी, जैसे फ़ोन के दूसरी ओर के अहंकारी युवक को मौत के घाट उतार रही हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के जीवन और मृत्यु की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। पूनम ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, फिर एक पेशेवर तरीके से कहा, श्रीमान कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। दूसरी पार्टी ने बात करने से इनकार कर दिया और बस हहे कहकर जवाब दिया। श्रीमान कृपया सहयोग करें। हहे श्रीमान, मुझे पता है कि आप कुछ जानते होंगे। अगर अभी सार्वजनिक रूप से कहना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो मैं आपको अपनी स्थिति से निपटने के लिए और रोगों के मामलों के बारे में सच्चाई की रिपोर्ट करने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए 5 मिनट दे सकती हूँ, पूनम ने कहा। हहे क्या बकवास है। पूनम गुस्से से फटने वाली थी। उसने दांत पीसे और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। श्रीमान, चूंकि यह आपके लिए कहना सुविधाजनक नहीं है तो क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? हम बाद में सबूत इकट्ठा करने के लिए संबंधित कर्मियों को भेजेंगे। क्या तुम मेरी जांच करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि मैं अपना नाम किसी भी स्थिति में नहीं बदलूंगा। मेरा उपनाम झांग और मेरा नाम वेई है। मैं केशव हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, अगर तुम में नहीं है तो तुम एक हरामी हो, रोहित ने कहा। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। पूनम ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। उसने नियमों और विनियमों की भी परवाह नहीं की क्योंकि वह चिल्लाए। अध्याय 22 कोड नाम। जैसे ही पूनम का गुस्सा फूटा उसे तुरंत इसका पछतावा हुआ। रिसेप्शन रूम में एक गंभीर चेहरे वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत उसकी ओर आया और मेज पर दस्तक देते हुए बोला, पूनम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। ये एक विशेष समय है, अपनी निजी भावनाओं को काम में मत लाओ। कैप्टन, यह आदमी पूरी स्थिति जानता है लेकिन वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, पूनम ने कहा। विशेष घटनाओं का सामना करने पर ज्यादातर लोगों को मानसिक समस्याएं होती हैं। तुम्हें विचारशील, सहनशील और यहाँ तक कि सांत्वना देने वाला होना होगा। यही कारण है कि ज्यादातर ऑपरेटर महिलाएं हैं। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो तुम इस्तीफा दे सकती हो, अधेड़ उम्र के कैप्टन ने बिना किसी संदेह के कहा। जी कैप्टन, पूनम ने सिर झुकाकर कहा। बाद में अपने आप पर विचार करना और यह फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा, तुम बगल में खड़ी होकर सीखो, अधेड़ उम्र के कैप्टन ने कहा। नमस्ते, मैं पूनम का कैप्टन अरविंद हूँ। पूनम के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वह चीज़ों को संभालने के लिए अभी उतनी परिपक्व नहीं है। मैंने उसे डांटा है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि श्रीमान महत्वपूर्ण मामलों में दृढ़ रहें और संबंधित जांच में हमारे साथ सहयोग करें। अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या हम अभी अभी हुई बातचीत जारी रख सकते हैं? अरविंद की आवाज़ शांत थी, जिससे लोगों में ये भावना आती थी कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं।
कैप्टन, है ना? बस में। रोहित ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और उसकी नज़र थोड़ी हिल गई। यह शायद उच्चतम स्तर का व्यक्ति था जिससे वह अभी के लिए बात कर सकता था। मैं आपको रोबू के बारे में सब कुछ बिना एक भी शब्द छोड़े बताऊंगा, लेकिन बदले में मैं उन चीज़ों को जानना चाहता हूं जो मुझे जाननी चाहिए, रोहित ने कहा। अभी अभी जो ऑपरेटर पूनम थी वह बहुत निचले स्तर की थी और निर्णय नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज़ बहुत युवा थी। हालांकि उसके तरीके कुछ हद तक अपरिपक्व थे, लेकिन वह बहुत चालाक था। पेंसिल उठाते ही अरविंद की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने लिखा, नाम केशव, निर्धारित होना बाकी आयु 20, अनुमानित व्यक्तित्व कुछ हद तक अपरिपक्व तरीके हैं, लेकिन वह अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा चौकस और चालाक है। जरूर, चूंकि तुम रोबू के मामलों के बारे में जानते हो तो कुछ बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब कृपया मुझे रोबू की स्थिति के बारे में बताओ, अरविंद ने कहा। मैंने पहले ही कहा है, लेकिन रोबू मर चुका है, रोहित ने जवाब दिया। वह संक्षिप्त था और बातों को घुमा फिराकर नहीं कह रहा था। अरविंद एक पल के लिए चुप हो गया। अगर एक घोस्ट राइडर एक दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन के कारण मर गया तो इसका मतलब है कि उसने भूत शक्ति का उपयोग किया होगा। और एक घोस्ट राइडर सामान्य रूप से अपनी भूत शक्ति का उपयोग करने का केवल एक ही कारण होता है कि कोई आपातकालीन स्थिति हो। हाँ, रोहित ने कहा। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? अरविंद ने पूछा। हाँ, रोहित ने कल जो हुआ था उसे बताना शुरू कर दिया। अरविंद ने अपने बगल में खड़ी पूनम की ओर इशारा किया। एक नई दुर्भावनापूर्ण भूत फाइल बनाने की तैयारी करो। पूनम, जो उसके बगल में थी, तेजी से नोट्स ले रही थी। उसने कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने नोट्स लिए। भूत क्षेत्र, दरवाजे पर दस्तक देकर मारना, सीढ़ियों और शौचालय में भूत, फोन पर दरवाजे पर दस्तक की आवाज। जैसे जैसे जानकारी एक एक करके रिकॉर्ड होती गई, अरविंद का चेहरा और भी गंभीर होता गया। रोहित ने कहा, यह सामान्य कहानी है। बड़े भाई, क्या आपके कोई और सवाल हैं? ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो और हम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। हालांकि ये भी सही है, युवाओं के लिए सतर्क और चौकस रहना एक अच्छी बात है। इतना कहने के बाद भी मैं अब भी आशा करता हूं कि तुम हमारी जांच में सहयोग करना जारी रखोगे, अरविंद ने कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम भूत क्षेत्र से कैसे निकले? आखिरकार, एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद भूत क्षेत्र से बाहर निकलना आसान नहीं है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? रोहित ने पूछा। जरूर, अरविंद ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। भूत किस तरह का अस्तित्व है? रोहित ने पूछा। अरविंद ने कहा, विभिन्न देशों में प्रयोगशालाओं ने प्रयोग किए हैं। कुछ सोचते हैं कि भूत बस डार्क मैटर या विशेष कणों जैसी विशेष ऊर्जा हैं। वे सोचते हैं कि यह एक विशेष अस्तित्व है जिसका विज्ञान ने अभी तक अध्ययन नहीं किया है। बस लोग इसे समझते नहीं हैं और इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, इसीलिए वे ऐसे अस्तित्वों को भूत कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन लोग हवा, बारिश, गरज और बिजली देखते थे तो वे सोचते थे कि ये घटनाएं भगवान हैं, जबकि वास्तव में ये सबसे सामान्य प्राकृतिक घटनाएं हैं। मैं सच सुनना चाहता हूँ, रोहित ने गंभीरता से कहा। मेरे पास उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में अभी भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी जानकारी का आदान प्रदान करना चाहिए। अरविंद ने अपनी उंगलियों से मेज पर दस्तक दी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मौजूदा वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ हम अभी भी भूतों के अस्तित्व का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। हालांकि वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे हैं कि वे आत्मा से संबंधित किसी प्रकार की ऊर्जा का प्रकटीकरण हो सकते हैं, मुख्यधारा का विचार अभी भी आदर्शवाद की ओर झुक रहा है। आपका क्या मतलब है? रोहित ने पूछा। रोहित का चेहरा विशेष रूप से गंभीर था। उसने कितनी उम्मीद की थी कि भूत सिर्फ अज्ञात ऊर्जा से एक बदलाव हैं। दुर्भाग्य से वे नहीं थे। तो भूत सचमुच मौजूद हैं। क्या हम पिछले विषय को जारी रख सकते हैं? अरविंद ने पूछा। रोहित ने कहा, जिस वजह से मैं भूत क्षेत्र से बाहर निकल सका वह बहुत आसान है। मैं एक घोस्ट राइडर बन गया। जैसा कि अपेक्षित था, अरविंद की आंखें केंद्रित हुईं। जब उसे पहली बार पता चला कि रोहित भूत क्षेत्र से बाहर निकला है तो उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। आखिरकार, अगर रोहित घोस्ट राइडर नहीं बना होता तो वह भूत क्षेत्र से कैसे निकल पाता? क्या तुम्हारे पास उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कोई और जानकारी है जो तुम छिपा रहे हो? अरविंद ने पूछा। रोहित ने कहा, मैं दुर्भावनापूर्ण भूतों के बारे में और जानकारी जानना चाहता हूँ। जरूर, रोहित ने कहा, उस स्थिति में मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज का उपयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाता है जिसने उसकी दस्तक सुनी है, फिर वह दरवाजे पर दस्तक देकर मारता है। इसकी जड़ वर्तमान में एक नेटिजन द्वारा की गई एक पोस्ट से संबंधित है। तुम इसकी जांच यहां से कर सकते हो, लेकिन उस दरवाजे पर दस्तक की आवाज से सावधान रहें। यह एक श्राप है। जो कोई भी इसे सुनेगा उसे वह बूढ़ा आदमी निशाना बनाएगा।
उसके बाद उसने पोस्ट का एक मोटा मोटा विवरण और फोरम का यूआरएल दिया। ठीक है, मैंने सारी जानकारी रिकॉर्ड कर ली है। मैं बाद में किसी को इसकी जांच के लिए भेजूंगा, अरविंद ने कहा। कृपया अभी के लिए रोबो का फ़ोन अपने पास रखो। फ़ोन विशेष रूप से बनाया गया है ताकि यह भूत शक्ति से खराब ना हो। इसके अलावा इसकी बैटरी 1 साल तक चल सकती है। जब तक तुम किसी विशेष रूप से गंभीर स्थिति में नहीं फंसते, तब भी अगर तुम किसी और अलौकिक घटना में शामिल हो जाते हो, तब भी तुम फ़ोन से कॉल कर पाओगे। क्या ऐसा है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ कहना चाहिए था वह कह दिया है। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे फिर से संपर्क करूंगा। बहुत बढ़िया। भविष्य में तुम्हारा व्यक्तिगत ऑपरेटर पूनम होगी। मैं पूनम की ओर से जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूं, अरविंद ने कहा। कोई बात नहीं, बस मेरा मिजाज थोड़ा खराब है। ये कहने के बाद रोहित ने फ़ोन काट दिया। कैप्टन, रोबू का फ़ोन वापस ले लेना चाहिए क्योंकि उस पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। नियमों के अनुसार इसे दूसरों को नहीं लेना चाहिए, पूनम ने बगल से कहा। अरविंद ने अपनी उंगलियों से मेज पर दस्तक दी और कहा, स्थिति अलग है। ये व्यक्ति पहले से ही एक घोस्ट राइडर बन गया है, इसलिए उसे विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें क्षमता है। पूनम, ये तुम्हारा अगला मिशन है, तुम्हें उस पर करीब से नज़र रखनी होगी। वह भी अभी एक घोस्ट राइडर बना है, क्या आप निश्चित हैं कि वह ठीक रहेगा? पूनम ने हैरानी से कहा, उसने अभी तक प्रशिक्षण भी नहीं लिया है। मुझे पता है, लेकिन वह पहले एक अस्थायी कार्यकर्ता हो सकता है ना? अगर यह सच में काम नहीं करता है, तो वह पहले नौकरी ले सकता है और फिर प्रशिक्षण ले सकता है। मैं इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। वैसे अभी अभी तुमने जो रिकॉर्ड लिए थे वे कैसे हैं? अरविंद ने कहा, रिकॉर्ड पूरे हो गए हैं। इसके बाद मैं उन्हें व्यवस्थित करूंगी और फाइल करूंगी। कोड नाम क्या होना चाहिए? पूनम ने घनी पांडुलिपियों को देखकर कहा। कोड नाम, दरवाजे पर दस्तक देने वाला भूत। डर का स्तर 1, तबाही का स्तर रखें। ये कहने के बाद अरविंद ने कहा, जब अभिलेखागार की समीक्षा की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका सुझाव दिया। ठीक है। पूनम चौंक गई। एशिया में एक नया तबाही स्तर का दुर्भावनापूर्ण भूत था।